हाय स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपको वेल विशेस जो आपका अगला एग्ज़ाम है आईओटी। और दूसरी चीज़ मैं होप करता हूँ कि आपका ये पाइथन का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो कि पहली बार एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा सा टफ आया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि जो हमारा आज का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की के बारे में मेरे से काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो मैं आंसर की आप लोगों के साथ मैच कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो भी आप इसके आंसर्स को जस्ट मैच कर लीजिए। लेकिन अगला जो आपका एग्जाम है उस पे आप इसके आंसर्स को प्रेशर फील मत करिए। उसको आप अपनी प्रॉपर तैयारी करिए, उसकी टेंशन आप निकाल लीजिए। जस्ट मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया सो दैट आप लोग अपने आंसर मैच करा सकें कि कितने परसेंट आपके आंसर ठीक हैं। लेकिन अगर ठीक हैं तो अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं भी हैं तो भी आप इसको भूल जाइए अब और अगले एग्जाम की तैयारी करिए। फिर भी मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप में भी मेरे से पूछा कि प्लीज़ आप इसकी आंसर की आप रख दीजिए, तो मैं आपके साथ आंसर्स इसके मैच कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चंस के अंदर जितने भी क्वेश्चन प्रोग्राम वाले हैं, जहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रोग्राम आप बनाइए, प्रोग्राम की आउटपुट बताइए, तो उसमें क्या है कि उसमें कहीं भी इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा गया है। तो मैंने जब पहला क्वेश्चन पढ़ रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ इस 1.2 क्वेश्चंस की, तो 1.2 क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर एरर इन कोड बता दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडेंटेशन। बट फिर मैंने देखा कि ये सारे ही आंसर, अभी जो मेरे को पेपर भेजा फिर मैंने इसको एनालाइज किया, एक साथ मर्ज किया, तो फिर मैंने देखा कि सारे क्वेश्चन में इंडेंटेशन का कहीं कोई ध्यान ही नहीं रखा गया टाइप करते हुए। तो ये भी मैं एक तरीके से मिस्टेक ही मानूंगा। इस तरीके से नहीं करना चाहिए नीलिट सोसाइटी को, क्वेश्चन उसी इंडेंटेशन के फॉर्मेट में ही प्रिंट करने चाहिए जिससे स्टूडेंट को भी इजीली वो समझ आए। तो आई होप कि हम इंडेंटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे। मैंने अब उनको छोड़ दिया है जो क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो अभी तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको जस्ट वो आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ से। ओके एंड सबसे पहले आप देखना, इस जो मुझे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा एक्चुअली, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी आंसर टिक करे हुए हैं, लेकिन मैं जो आंसर लगाऊंगा आप उसको ध्यान से देखना। हो सकता है ऑलरेडी जो आंसर लगा हो वो गलत हो या सही हो, बट मैं जो आपको टिक करके दूंगा आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मैच कर सकते हो, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं, कितने ऑब्जेक्टिव गलत हुए हैं। ये जस्ट आपकी मैच कराने के लिए है कि आपको, लेकिन जो आपका एग्जाम है उसमें आप इसका प्रेशर बिल्कुल नहीं लीजिए कि मेरे इतने गलत हो गए, मेरे सही हुए हैं बस। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने आपसे पूछा है निम्नलिखित, मतलब क्वेश्चन में आया हुआ है ये, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट बताएं, या फिर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। तो देखो कहीं कहीं पर जहां पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है वहां पर मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। ए इज इक्वल टू वेरिएबल है आपका, पहला ये स्ट्रिंग वेरिएबल है और दूसरा ये आपका इंटीजर वेरिएबल है। तो पाइथन के अंदर हम इंट वेरिएबल भी प्लस कर सकते हैं और हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वेरिएबल भी प्लस कर देते हैं, दोनों कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। लेकिन हम स्ट्रिंग और इंट वेरिएबल एक साथ कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने की कोशिश करी गई है ये आपकी एरर जनरेट करेगी, तो इसलिए जो इन्होंने लगाया हुआ है इसमें टिक, ये बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर यही था आपका एरर इन कोड, ये सी आंसर इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो ये मैं थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल हो गया, अब मैं ये हटा दूंगा, यानी 1.1 का आपको आइडिया लग गया होगा। इसका आंसर है सी। जहां तक मैं उस क्वेश्चन को बिना देखे ही समझ पा रहा हूँ, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ कि मुझे यहीं से दिख जाए। उसमें भी मेरे से आउटपुट पूछी गई है प्रोग्राम की, फिर उसमें एक क्लास बनी हुई है। देखो अभी जो फंक्शन है ना, फंक्शन इंडेंटेशन के बाद आना चाहिए था, यानी कुछ स्पेस दे के डिफाइन होना चाहिए था। बट अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो इसमें एरर है, लेकिन इसमें एरर नहीं मानी गई है क्योंकि सारे प्रोग्राम इस तरीके से टाइप करें इन्होंने, तो इसका मतलब हम इसको तो एरर नहीं मान सकते। तो ये जो दो लाइनें हैं ये इसके अंदर रहनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर ऑब्जेक्ट के साथ उसका वेरिएबल प्रिंट कर लिया है। तो अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो क्लास वेरिएबल प्रिंट होता है। क्लास वेरिएबल का मतलब है ये सेल्फ वाला वेरिएबल, और सेल्फ के अंदर क्या वैल्यू गई है जो हमने यहाँ से पास करी है। तो ये 1 1 1 1 वैल्यू इसमें जानी थी
और ये वैल्यू फिर इस क्लास वेरिएबल में असाइन हो जानी थी। ये जो मैंने ली है id इक्वल टू, उसके बाद इन्होंने लिया 555, ये इस लोकल वेरिएबल में असाइन होगी, ना कि टेबल में। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट के साथ वेरिएबल प्रिंट हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 111। तो इसका करेक्ट आंसर है 111 यानी कि ए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर था सी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर एरर इन कोड नहीं है, 111 है ए की वजह से, ए आंसर है यानी कि। क्यों है? अगर आप इसको एरर देखोगे कि इंडेंटेशन नहीं दी, तो वो तो उन्होंने कहीं पर भी नहीं दी। आप किसी भी लाइन के अंदर देखोगे, आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ, लूप स्टार्ट हुआ, इफ स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहीं पर भी इंडेंटेशन नहीं दी। तो इसके अंदर आपको आंसर मिलेगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। तो जैसे मैंने आपको वेरिएबल जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें भी वेरिएबल का बताया था टाइप किस तरीके से बनते हैं, और उसके अंदर लिखा हुआ भी था कि वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। तो आप अगर ये देखोगे तो ये भी उसके अंदर डिफाइंड था जो मैंने नोट्स दिए थे, और ये वाला क्वेश्चन भी उसमें डिफाइंड था कि आप वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हो। तो वेरिएबल बनाने के रूल होते हैं कि आप इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हो, डिजिट या फिर अंडरस्कोर ले सकते हो, लेकिन पहला करेक्टर आपका अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब डिजिट नहीं हो सकता। तो इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, तो देखो ये वाला भी हमारा रूल को फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, और ये भी करता है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसमें पहला करेक्टर जो है आपका डिजिट हो रखी है। तो इसलिए ये डी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो 1.3 में आप डी को टिक कर लीजिए। अगर आपने डी करा है तो आपका आंसर करेक्ट है। 1.1 में सी, 1.2 में ए, और 1.3 में डी आंसर करेक्ट है। तो तीनों के आंसर मैं बता चुका हूँ। अगले आंसर की तरफ चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1.3, तो ये मैंने पीडीएफ बना दी है, इस पीडीएफ को आप लोग मिलान कर सकते हो जो आंसर मैं बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम चलते हैं 1.4 की तरफ। 1.4 में अगर आप रन करोगे तो देखो वहां पर आपको दो एलिमेंट दिए हुए हैं, फिर आपसे लूप चलाया हुआ। अगर आप इसको भी फिर वही चीज अगर आप इसके साथ भी करोगे कि ये स्पेस क्यों नहीं दिया हुआ यहाँ पर, तो वो तो उन्होंने कहीं भी टेक केयर ही नहीं करा हुआ। तो इसमें जब आप लूप चलाओगे, लूप के अंदर वैल्यू प्रिंट होंगी, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर मिलेगा इसमें सी आंसर, यानी पहले ए भी प्रिंट हो जाएगा और सी डी प्रिंट हो जाएगा। लूप के अंदर आपकी दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, ए बी और सी डी। ये आप चाहते हो तो आप खुद से इस प्रोग्राम को रन करके भी देख सकते हो, और ये आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो आपके इसमें आंसर आएगा सी, ए बी और सी डी, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। अपर से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आई वेरिएबल के उसके ऊपर उसने अपर लूप चलाया आपका, और प्रिंट करा रहा है एक्स को, तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए उसने अपर लगाया हुआ है। लेकिन अपर में कुछ नहीं करेगा, वो आपको ये दोनों वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, ए बी और सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर था ए बी सी डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मुझे ये ऊपर रख लेना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, तो मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा अभी, और ये मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का फिर से मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इसका मैं जस्ट आपको आंसर दे देता हूँ। ये आपका 1.5, और 1.5 का आंसर जो आपका आएगा, आप इसको रन करके देखोगे तभी आपको समझ आएगा इसका आंसर, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, थोड़े टाइम में ही मुझे ये वीडियो वाइंड अप करना है। तो इसका आंसर आपका मिलेगा ए। अगर आपने ए आंसर किया है तो फिर ये सही आंसर है आपका, आपका आंसर रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1.5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ओके आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर ही हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6, 5 का समझ आ गया, 5 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, चलो हम उस पर चल लेते हैं जहाँ पर हमारा इंग्लिश में टाइप्ड है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे क्या करा गया, देखो बहुत ही ना थोड़ा सा उसकी वजह से हमारा गड़बड़ हो गया सारा, क्योंकि हमें इंडेंटेशन कहीं भी नहीं बताई उसने। तो 1.6 में उसने बताया आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक लिस्ट बनाई, एक और वेरिएबल लिया, फिर उसके अंदर लूप चलाया, इधर अपेंड करता रहा एलिमेंट। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ से हमने टू वैल्यू प्रिंट पास करी इसमें, यहाँ पर लिस्ट के अंदर, उसके अंदर अपेंड होते रहे, और बाहर हमने प्रिंट कर लिया। तो 1.6 में अगर आप देखोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0 और 1, ये दो आंसर आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ये यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ उसने, यहाँ से ये वैल्यू भेजी हुई है 2, ये एक लिस्ट में जाएगी, उसके अंदर अपेंड होते रहेंगे एलिमेंट, और आई वेरिएबल को अगर आप देखोगे तो वो लूप शुरू होता है 0 से।
ठीक है, तो ये जो एलिमेंट आपको मिलेंगे वैल्यू, पहले 0 मिलेगा और फिर 1 मिलेगा। तो इसका आंसर करेक्ट है आपका बी, 1.6 का आंसर बी है। तो अगर आपने 1.6 का आंसर बी करा है तो फिर आपका सही है आंसर। तो 6 क्वेश्चन के मैं आंसर बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, मैं सारे टिक लगा के आपको दिखा रहा हूं, आप वहीं से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि अगर आपको कहा गया है कि मान ले कि टपल है ये, ठीक है, तो टपल के अंदर वो आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो गलत है। सपोज टी इज इक्वल टू ये है टपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहले में आपसे पूछा गया है कि टपल के अंदर थर्ड पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट करो। तो वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो थर्ड पोजीशन का। लेकिन टपल क्या होती है, वो चेंजेबल नहीं होती, तो आप उनके अंदर उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको नोट्स में भी एक्सप्लेन किया था, और जब मैं टपल पढ़ा रहा था उस क्वेश्चन में तब भी मैंने आपको बताया था। मैक्स फंक्शन भी चल जाएगा, लेंथ भी चल जाएगा, लेकिन आप टपल को चेंज नहीं कर सकते, तो उसके थर्ड पोजीशन पे वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका आंसर भी है बी। 1.7 का करेक्ट आंसर है बी। 1.8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.8 में पूछा गया है, इसमें तो आउटपुट पूछा गया आपसे, तो इसका आउटपुट तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसका आउटपुट अगर आप चला के देखोगे तो आपको मिलेगा एरर। ये एरर देगा, तो 1.8 का आंसर सी है, एरर। जिसने भी एरर किया है उसका आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिकर्शन। तो रिकर्शन के बारे में जो ये बोला गया है ना कि रिकर्शन मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। जो फंक्शन रिकर्शन होते हैं वो आपके इजियर टू अंडरस्टैंड तो नहीं होते, तो बाकी सारे स्टेप ट्रू हैं, बट ये स्टेप गलत है, क्योंकि फंक्शन तो जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं वो तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था सी, ए रिकर्सिव फंक्शन मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट रिकर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। जिन लोगों ने सी किया है उनका आंसर ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.10 किसका, मल्टीपल चॉइस का। इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो अगर आपने लैम्डा फंक्शन पढ़ा होगा, आप इसी को ट्राई करोगे तो इसकी भी आउटपुट में आएगी एरर। तो इसका फर्स्ट वाला पॉइंट ट्रू है आपका, एंड इसमें क्या है, ये आपको एरर जनरेट करके देगा। लैम्डा फंक्शन के बारे में ये क्वेश्चन था, तो ये आपको एरर देगा 1.10 का ए। आप चाहते हो तो आप इनका ड्राई रन भी आप चला के देख सकते हो, तब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें वो आपको एरर दे रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और अगर आपको खुद आपने रन किया है, क्योंकि मैंने जस्ट पहले जो मुझे आउटपुट दिख रही है उसके हिसाब से मैं आपको सिंबल बना ये आंसर की दे रहा हूँ। अगर आप चलाते हो, अगर कोई डिफर करता है इनसे आउटपुट में, तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो कि इसकी आउटपुट मैंने रन करके देखी थी, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन रन नहीं किए हैं। मैं जस्ट जो मुझे जो फंक्शंस मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से जो आंसर मुझे लग रहा है वही मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद भी ट्राई आउट कर लीजिए एक बार 100% श्योर होने के लिए। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सारे आंसर करेक्ट आपको बताए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सेगमेंट है हमारा जिसमें हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स की। तो ट्रू फॉल्स में मैं आपको रीजन के साथ भी बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो 2.1 में, पाइथन इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। पाइथन बिल्कुल हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, इंटरैक्टिव है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। बट जब हमने ये लाइन बोल दी ना, इट इज डिजाइन टू बी हाईली अनरीडेबल, तो फिर ये आंसर फॉल्स हो जाता है। यानी बिल्कुल सही इन्होंने लगाया जिनका भी है फॉल्स, क्योंकि ये हाईली अनरीडेबल नहीं है बल्कि रीडेबल है, इजी है काफी, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखी जाती है, तो इसलिए ये आंसर फॉल्स हो जाता है। पहला पार्ट तो उसका ट्रू था, लेकिन ये सेकंड पार्ट जोड़ने से ही फिर ये आंसर फॉल्स बन गया है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। बिल्कुल ये लैंग्वेज उनसे ड्राइव करी हुई है, जो भी लैंग्वेज के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एबीसी, सी प्लस प्लस, इन लैंग्वेज से ये ड्राइव्ड ही है।
अगला क्वेश्चन है 2.3। 2.3 का है इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड वेरीज बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट और आर्गुमेंट इन्वॉल्व्ड इन नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो जो भी ये डेफिनेशन बताई हुई है उसने फंक्शन ओवरलोडिंग की पढ़ी हुई है। उसने कहा है एक फंक्शन से अलग तरीके के काम करवाए जाते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये नहीं होती। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है जहां पर आप एक ऑपरेटर से अलग अलग तरीके के काम कराते हैं, जैसे प्लस करता है तो प्लस से हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को जोड़ भी लेते हैं, दो हम लिस्ट को कॉन्केटिनेट कर देते हैं। इस तरीके के अगर हम उससे मल्टीपल काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाती हैं, नंबर्स जुड़ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। लेकिन हमसे ऑपरेटर की ओवरलोडिंग बता रहा है और ऊपर डेफिनेशन जो दे रखी है वो फंक्शन ओवरलोडिंग की दे रखी है, इसीलिए आंसर फॉल्स है। तो आपको इसको लगाना था फॉल्स, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फिर फॉल्स। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे में बोला गया आपसे टू एक्सेस वैल्यू इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द इंडेक्स। तो यानी टपल के अंदर अगर हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराते हैं तो वो कह रहा है स्लाइसिंग का मतलब होता है जहां पर हम दो इंडेक्स दे देते हैं, जैसे स्टार्टिंग इंडेक्स भी दे दी, एंडिंग भी दे दी। तो क्या कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट से काम चल जाता है क्या ऐसा ही नॉर्मल इंडेक्स की तरह से? तो ये बिल्कुल सही है, इंडेक्सिंग के लिए भी वही ब्रैकेट यूज होती है। तो ये भी था आपका ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें पूछा गया है द पाइथन स्टैंड्स फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस इज द पाइथन एसवी एपीआई। ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो ये जिसने भी मुझे पेपर भेजा है उसको बड़ा थोड़ा सा ये गलत इसमें लग रहे हैं, बट बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, हो सकता है आपके सब्जेक्टिव ठीक हो। और अगले पेपर पे ध्यान दीजिए, मैं जस्ट आप लोगों के लिए आंसर मैच करा रहा हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को पेपर भी दिया था तो मेरे से पूछा भी, तो मैं जस्ट आपको आंसर उसके क्रॉस चेक करने के लिए दे रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। लेकिन आप डिसअपॉइंट बिल्कुल ना होइए, अपने अगले एग्जाम की तैयारी करिए। तो इसमें जो है पाइथन स्टैंड्स फॉर इंटरफेसेस इन द पाइथन, एसवी एपीआई नहीं होती, वो होती है डीवी। तो इसका ये आंसर फॉल्स है। तो 2.5 का आंसर फॉल्स है। 2.6 की तरफ हम चलते हैं। 2.6 में पूछा गया इफ ए कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड with the data source then a connection object is returned and saved into dv for further use, otherwise dv is set to none। ये बिल्कुल ट्रू आंसर है। ठीक है, तो इनके तो लगभग बहुत सारे आंसर्स इसमें ट्रू फॉल्स में तो गलत हो गए। कनेक्शन में बिल्कुल यही होता है, अगर आपका कनेक्शन सेट हो जाता है तो वो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देता है, अदरवाइज सेट टू नन हो जाता है वो। अगला क्वेश्चन है द टेल मेथड टेल्स यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। ये बिल्कुल सही है। 2.7 का आंसर ट्रू है, तो ये इनका भी ठीक है, यानी वो करंट पोजीशन ही बताता है फाइल की। नेक्स्ट पे कहा गया रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट इज पॉसिबल। तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही इनका आंसर है, यानी कि ये फॉल्स है। आप उससे टपल से कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि टपल के एलिमेंट आपके चेंजेबल नहीं होती टपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते थे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। 1.2.1 का फॉल्स, 2.2 का ट्रू, 2.3 का फॉल्स, 2.4 का ट्रू, 2.5 का फॉल्स, 2.6 का ट्रू, 2.7 का ट्रू और 2.8 का फॉल्स। मैंने आपको रीजन भी उनके साथ बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, वो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा पेज। तो आई होप कि मैं एक बार पेज स्क्रॉल कर लेता हूँ और अगले क्वेश्चन जो है वो दोनों कंप्लीट करवा देता हूँ आपको। 2.9 2.9 में पूछा है, आई होप कि आपने पीछे वो मैच करा लिए होंगे जो जो मैंने आपको बताए हैं। तो 2.9 में आपसे पूछा गया है द फर्स्ट मेथड init is a special method which is called constructor, class constructor, और initialization method that Python calls when you create a new instance of the class। ये बिल्कुल ट्रू है। कंस्ट्रक्टर ही होता है वो और ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम उसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा है when a Python script raises an exception it must either handle the exception immediately otherwise it terminates and quits। तो अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी होगी आपने तो आइडिया होगा कि अगर आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आ जाती है तो या तो आपको उसे ट्राई और एक्सेप्ट में लगाना होता है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम वहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये भी था ट्रू। अब आपको मैं 8 तक पहले बता दिए थे और दोनों आंसर ये जो थे 9 और 10th ये बिल्कुल ट्रू निकले हैं। तो अब आप इनसे मैच करा सकते हो कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बता दिए ट्रू फॉल्स और
आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे मैच द कॉलम की। तो आप लोग खुद के आंसर मैच करा सकते हो, बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हो कि अगर वो चाहते हैं अपने आंसर्स को मैच करना तो आप इस वीडियो का लिंक उनको शेयर कर सकते हो, सो दैट भी अपना क्रॉस चेक कर लें कि उनके कितने आंसर्स ठीक हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे 3.1 की। तो मैं यहाँ पर आपको रीजन के साथ भी बता दूंगा कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मुझे लगता है कि उनका आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन है एरर डज नॉट फॉल इनटू ए कैटेगरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, एक सेकेंड मुझे चेक करना पड़ेगा। देखो अगर आप देखोगे एरर की तो दो ही एरर इसमें दे रखी हैं, रन टाइम एरर और एक है आपकी वैल्यू एरर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका रन टाइम एरर। तो इसका जो आंसर अगर आप लोगों ने किया है एफ, तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी पहले वाले का 3.1 का आंसर आएगा आपका एफ। ठीक है, 3.1 का आंसर आपका आएगा एफ, यानी वो रन टाइम एरर होती है, वो किसी कैटेगरी में नहीं आती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.2। 3.2 को उन्होंने बोला हुआ है द आर्ग्यूमेंट हैव इनवैलिड वैल्यूज स्पेसिफाइड। इसका जो आंसर है वो ये सेकंड वाला है, वैल्यू एरर होती है वो। तो इसका जो आंसर है वो है डी। जिसने पहला एफ किया है दूसरा डी किया है उसके ठीक है, अदरवाइज उनके आंसर फिर गलत हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.3। उसमें पूछा गया आपसे ओपन्स ए फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, इसके जो आंसर हैं इसमें देखो ये आंसर इसका करेक्ट है आर बी प्लस। ठीक है, दो ऑप्शन इसमें दिए गए थे, मैंने वो स्क्रॉल कर लिया था नीचे भी, या चलो एक काम कर लेते हैं इसको फिर दोबारा से वो कर लूंगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ और फिर एफ ओ डी दोबारा से लिख दूंगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर स्क्रॉल करके फिर एफ ओ डी लिख देंगे, जो पहले और दो के ऑप्शन हमने ट्राई किए थे यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, अब आई थिंक नीचे के आ जाएंगे। चलो पहले का आंसर है एफ यानी कि रन टाइम एरर, और दूसरे का आंसर है डी यानी कि वैल्यू एरर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर था, दो आंसर है ये फाइल ओपन करने के, आरबी प्लस और आरबी माइनस, लेकिन आपका करेक्ट आंसर है इसमें आरबी प्लस। आरबी माइनस कोई नहीं होता, कोई मोड नहीं होता, तो इसका आंसर है ई। तो अगर आपने ई दिया है तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीवर्ड। तो ये भी अगर मैंने आपको देखो, अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो वहां पे जब मैं फंक्शन एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं बता रहा था कि फंक्शन कैसे बनता है। तो फंक्शन हमेशा डेफ कीवर्ड से बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एच। एच इसका करेक्ट आंसर है, फंक्शन जो बनता है आपका वो डेफ कीवर्ड से बनता है, एच इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। तो अगर हम किसी लिस्ट को, एरे को कभी भी हम निगेटिव पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं तो वो -2 से काउंट नहीं होता, बल्कि वो -1 से काउंट होता है। तो -2 वाला नहीं आएगा उसमें, उसमें आएगा -1 वाला। तो 3.5 का नीचे हमें चलना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ एच आई जे के एल एम, एम के बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका आंसर था ब्रैकेट के अंदर -1 करके, तो वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, -1। -1 से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है लेफ्ट से और इधर को चलती है, फिर -2 फिर -3 इस तरीके से। और हमारी लेफ्ट टू राइट जो इंडेक्स होती है वो 0 से लेके चलती है, 0 1 2 3। तो इसका जो आंसर था वो था -1। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो बिल्कुल सही है, इनका एम आंसर है इसका। फिर अगला फंक्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है मेथड डिस्प्लेस द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो वो सिंपल एक ही आपको दिख रहा होगा, सीधे सीधे इसका स्ट्रेट आंसर है जे। नाम ही है जेट सी डब्ल्यू डी, यानी कि गेट करंट डायरेक्टरी। ये फंक्शन आपका पाइथन में आपको दे देता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसका आंसर आएगा आपका जे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.7। तो ये तो देखो नाम से क्लियर है, द ऑफसेट ऑफ द लोकल डीएसटी टाइम जोन। तो ये जो पहला फंक्शन है, पहला आंसर है इसका ए, तो ये बिल्कुल ठीक है इनका, इसका आंसर आएगा ए। ये आपको दे देगा टाइम डॉट ऑल्ट जेन। दूसरा है कन्वर्ट से लिस्ट इनटू टपल। तो इसका भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दिख रहा है, टपल और आप लिस्ट को पास कर दो जो भी उसके अंदर कन्वर्ट करनी है। तो इसका भी आंसर है बी, 3.8 का आंसर है बी। फिर 3.9 आपसे पूछा गया सोज करंट पोजीशन विद इन द फाइल। तो ये आंसर आपको ऊपर भी आया था, एक बार और क्वेश्चन रिपीट हुआ था,
टेल फंक्शन उसने वहां भी बताया था, तो यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका सी। तो सी यहाँ पर आना चाहिए था। और अगला क्वेश्चन है एक्सप्लिसिटली रिमूव एन एंटायर टपल, यानी अगर आपको पूरी की पूरी टपल डिलीट करनी हो या रिमूव करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो इसके लिए फंक्शन है आपका आई, इसमें आप लिख सकते हो। आई का मतलब डेल, डेल फंक्शन उसके लिए यूज होता है, यानी कि पूरी टपल को डिलीट कर देता है। तो ये मैंने आपको बता दिए, क्या बता दिए मैंने आपको, मैच द कॉलम। तो आप मैच द कॉलम मैच कर लीजिए, 3.1 का एफ, 3.2 का डी, 3.3 का ई, 3.4 का एच, 3.5 का एम, 3.6 का जे, 3.7 का ए, 3.8 का बी, 3.9 का सी, 3.10 का आई। अगर आपने ये ठीक किए हैं तो आपके आंसर ठीक हैं, अदरवाइज हो सकता है कि आपके कुछ मिस्टेक्स हो गई हों। लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना, फिर अगेन रिपीट करता हूं कि आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी करिए अगर आपके आंसर ठीक नहीं भी आए हैं तो भी। और दूसरी चीज, पेपर थोड़ा सा आपके लेवल के लिए जैसे फर्स्ट टाइम बना है, प्रोग्राम्स वगैरह थोड़े से टफ आए हैं, तो मार्किंग ध्यान रखना थोड़ी सी, जब भी पेपर टफ होता है आपकी मार्किंग थोड़ी इजी होती है, तो फिर भी हो सकता है कि आपके पास होने के चांसेस हैं। तो होप नहीं छोड़नी है और अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है। और दूसरी चीज एक और है, जिन लोगों का एग्जाम हो भी गया है, पाइथन फिर भी एक सीखने वाली लैंग्वेज है, तो मैं कुछ टाइम में इसकी पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें प्रोग्रामिंग भी और थियोरिटिकल भी पढ़ाऊंगा। तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मेरा पूरा करिकुलम के अकॉर्डिंग मैं सॉफ्टवेयर से अपना एक पूरा कोर्स उनको पैनल देता हूँ, जिसके अंदर वो पूरा कोर्स एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो वो मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस भी लूंगा और फिर आपको कोर्स के अंदर वो नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा। आई होप कि उसको एग्जाम से आप कनेक्ट मत करना, हो सकता है आपका एग्जाम अच्छा भी हो और आप पास भी हो जाओ उसमें, फिर भी आप उसको एज ए नॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो हमारा लास्ट है, इसमें मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट सेगमेंट है हमारा, ओके, ये तो पूरा प्रैक्टिकल था, ये तो मुझे समझा के आपको बताना पड़ेगा कि इसका ये आउटपुट, इसमें जो आपका आउटपुट आएगा, पहले वाला क्वेश्चन है आपका लैम्डा वाला। तो लैम्डा में अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपका नंबर्स वाला है, इसमें नंबर्स की आउटपुट आएगी। पहले तो मैं अपना कर्सर हाईलाइट कर लेता हूँ, जहां पर भी अगर आप इसमें देखोगे, ये देखो इन्होंने तो पहले ही टिक कर रखा है, लैम्डा फंक्शन के क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई और ये सब। तो इसका जो आंसर है, एक ही आंसर है इसमें जिसमें नंबर्स दे रखे हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है इनका बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, बी। दूसरे में कहा गया लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसको आप चला के देखोगे तो इसमें ट्रू ट्रू आप इन दोनों को कंपेयर करोगे और फिर उसके साथ पहले एंड करोगे फिर और करोगे, तो फिर आप अगर आप इसको मैच करोगे तो आपको जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप रन भी करा के देखोगे कोड को तो आपको मिलेगा ट्रू। तो ट्रू कौन सा आंसर था आपका, ट्रू में अगर आप देखोगे तो जी। तो दूसरे वाले का जिन लोगों ने जी करा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक इन्होंने भी जी करा है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिकर्सिव फंक्शन यूजुअली टेक्स मेमोरी स्पेस देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन। तो दो ऑप्शन इसमें हो सकते थे, या तो मोर या फिर लेस। तो याद रखना जो आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है वो कम नहीं लेता मेमोरी, वो ज्यादा मेमोरी लेता है। तो ये आपका आएगा इसमें ई। तो जिन लोगों ने ई करा है उनका ठीक है, जिन लोगों ने के कर दिया तो अनफॉर्चुनेटली उनका आंसर गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाय। तो ये तो आपको सबको ही पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल एच, गाइडो वैन रेसम। ये जो मैंने आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन रखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो वहां से एज इट इज उठा कर रख दिए गए, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए थे उसमें से पूछ लिए गए, जैसे लिस्ट के पूछे गए, टपल गए, इसके पूछे गए, है ना। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए, नो डाउट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो, क्योंकि हम सारा सिलेबस तो उतने कम टाइम में कवर नहीं कर सकते थे, वो जस्ट मेरी आप लोगों के लिए हेल्प थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और अब मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो ये आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इसको अभी तो रफ कर देता हूँ, पहले 4 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि अगला क्वेश्चन मैं शायद अभी यहीं से पढ़ सकता हूँ। ये नीचे हो जाए भाई कर्सर, तो फिर मैं पढ़ता हूँ। कह रहा पाइथन सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल और टेक्निक
ऑफ प्रोग्रामिंग दैट एनकैप्सुलेट्स कोड्स विद इन, किसके अंदर करता है वो? तो अगर आप देखोगे इसका आंसर है आपका फंक्शन। फंक्शन के अंदर करता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और आपका जो कोड किसके अंदर एम्बेडेड होता है? फंक्शन के अंदर होता है। तो इसका आंसर है आई, HI। 4.5 का आंसर है आई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे पास वो आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर अपना पेज मुझे बार बार स्क्रॉल करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक आंसर लिखूंगा, उसके साथ ही फिर आपको बताऊंगा। पाइथन सपोर्ट्स, तो 4.5 का आई बताया था मैंने, बिल्कुल आई बताया था ना, हाँ आई बताया था, बिल्कुल इनका सही है। अगले क्वेश्चन में रिटर्न्स द करंट टाइम इंस्टेंट ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ सेकंड सिंस द एपोच, तो ये बिल्कुल इनका सही आंसर है। ये टाइम डॉट टाइम फंक्शन ही होता है। तो 4.6 का ये जो ए आंसर इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही है। तो एक साथ ही मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय ऑब्जेक्ट, इन्होंने लिखा था। तो ये जो है आपका 4 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन था ये? 7। 4.7 का क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा है जे। ऑल और एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? ऑल पैरामीटर्स इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय, ये अनफॉर्चुनेटली इनका गलत आंसर है, क्योंकि सही आंसर है जो हमारी वैल्यू पास होती है, वो जो पैरामीटर पास होते हैं वो पाइथन के अंदर एज ए रेफरेंस पास होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। तो आप देखोगे 4.6 का तो इनका ए आंसर बिल्कुल ठीक था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर दोबारा आप मैच कर लेना। 4.6 का ए बिल्कुल ठीक आंसर है इनका, लेकिन 4 पॉइंट जिसने भी मुझे पेपर भेजा था 4.7 का आंसर ये नहीं है, बल्कि डी है, वो पास्ड बाय रेफरेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एफ कैन बी एक्सेस्ड ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड वेयर एज द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। तो ये देखो नाम से ही क्लियर हो गया है, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल, तो यहाँ पर लोकल बात कर रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल जो होते हैं आपके वो पास हो जाते हैं आपके, यानी कि वो विद इन ए फंक्शन ही आपके कॉल हो सकते हैं। तो 4.8 का ये बिल्कुल एफ जो इन्होंने लगाया है बिल्कुल सही आंसर है। एफ का ही आंसर था, ऊपर हमने देख लिया था अभी, उसमें आपसे पूछा गया लोकल वेरिएबल, तो अभी हम उसको ऊपर जाकर मैच कर लेंगे। 4.8 का एफ आंसर है जिसमें हमने बताया गया लोकल वेरिएबल। तो आप वहां से 5 तक के मैं पहले बता चुका था, 6 में आप नोट कर लीजिए, 6 का ए, 7 का डी और 8 का एफ। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट आर द टपल्स कैन नॉट बी चेंज अनलाइक लिस्ट एंड टपल्स, कौन सी ब्रैकेट का यूज करते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है इनका ही सी, वो पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाइथन कन्वर्ट्स, ओ ये ऊपर चला गया कर्सर, नंबर्स इंटरनली इन एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग मिक्स टाइप ऑफ कॉलम, और उसके बाद बताया गया है इसने कि कभी कभी उनको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर था आपका जे, जिसमें उसने ऑब्जेक्ट की बात की है, तो इसका आंसर था जे। ठीक है। तो ये जो थे ये थे आपके अगले 5 क्वेश्चंस। 4.6 का ए, 4.7 का डी, 4.8 का एफ, 4.9 का सी, 4.10 का जे। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज के को जो पाइथन का एग्जाम था आपका, उसकी आंसर की आप इससे मिला लीजिए। कोई भी अगर आपके जो प्रोग्राम वाले हैं वो मैंने एज इट इज पहली नंबर पे अपनी नज़र में कैलकुलेशन करके उनके आंसर बताएं, तो आप उनको एक बार जरूर देख लेना। अदरवाइज जो प्रोग्राम आउटपुट वाले क्वेश्चन नहीं है वो 100% मैंने आपको रीजन के साथ बताएं, लेकिन रन वाले पे मैंने अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करके वो देखा है कि उनकी आउटपुट ये आ सकती है। तो 2-4 प्रोग्राम है इसमें जिसमें आपसे आउटपुट पूछी गई है, वो आप सिंपल पाइथन के अंदर उसको एज इट इज प्रोग्राम को टाइप करिए और फिर देखिए कि क्या वो 100% हमारे आंसर ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी, आपको समझ आ गया होगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं और कितने आंसर्स हो गए हैं आपके गलत। तो अगेन मैं आपसे रिपीट करता हूं कि आप प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिए, और अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए। अगर आपका आंसर ठीक नहीं भी है तो आप नेक्स्ट पेपर पे कंसंट्रेट कीजिए, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एग्जाम क्लियर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा चांस मिलेगा। बट इसको आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना, होपलेस बिल्कुल भी नहीं होना। और दूसरी चीज मैं फिर से अनाउंसमेंट करता हूँ कि आप ये की बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे वो लोग भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और
हम बहुत जल्दी पाइथन के ऊपर पूरी क्लास स्टार्ट करूंगा मैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने 1-2 दिन का ही टाइम मुझे मिला आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का और ये भी पता करने का कि इतनी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग मुझे दोगे। वीडियोज को मैंने देखा है, काफी लोगों ने वो काफी पूरे पूरे वीडियोज देखे हैं मेरे सैंपल वाले, और जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे वो भी। तो ज्यादा टाइम हमारे पास होगा तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे, और अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मैं तो यही होप करता हूँ कि सब लोगों का एग्जाम क्लियर हो, लेकिन फिर भी अगेन आपसे रिपीट करूंगा, आई एम ऑलरेडी वर्किंग। अभी भी पाइथन के अंदर जॉब्स भी होती हैं, पाइथन के अंदर मेरे पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, पाइथन या वेब में भी कोई अगर आप में कोई काम करना चाहता है, मेरे साथ इंटरेस्टेड है, तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको काम असाइन कर सकता हूँ, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। पाइथन में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें अच्छी खासी जॉब भी निकलती हैं। तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो हो सकता है आप ओ लेवल नो डाउट गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करने के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप प्राइवेट फील्ड में रहना चाहते हो या फिर आईटी फील्ड में जॉब करना चाहते हो, तो आप इस पाइथन को सीखिए, इंस्टेड ऑफ नॉट ओनली फॉर द क्वालिफाइंग दिस एग्जाम बट ऑल्सो फॉर लर्निंग पर्पज। तो आई आई होप कि इससे आपको आज एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने आंसर गलत हैं, अगर आपने कहीं पर वो टिक कर लिए थे तो। So thank you so much for watching this video, and please share the video with others as well so that they can also have a brief idea कि उनके कितने questions ठीक हुए हैं। तो that's all for today's video. Thank you so much for watching, and thank you so much for making the comment on my video and liking the video as well. Thank you so much. Thank you guys.